नमस्कार, मैं धार्मिक वाला। आज नजर करते हैं दिन की सुर्खियों पर। देश में कोरोना कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस ने 3,23,000 लोगों को संक्रमित कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की थी। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले मुद्दे नजर लगते मोदी सरकार ने बैठक बुलाई थी और स्थिति नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता दिशा पर निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि कोरोना वायरस महामारी अब देश के ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से पांव रख रही है। इसके मुद्दे नजर रखते उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और उचित दूरी रखने का उपाय दिया था। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी एक अदृश्य दुश्मन है, ये करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इस महामारी से दूसरी लहर से मुताबिक युद्ध स्तर के लिए काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश में इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा। – 2019 में चीन से शुरू हुई कोरोना महामारी दुनिया भर में अपना खौफ बचा चुकी है। यह वायरस आया कहां से है, एक साल से ज्यादा समय बीत चुका जाने के बाद भी यह रहस्य बना रहा है। इस बारे में दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने एक ग्रुप का कहना है, कोरोना वायरस के किसी लैब में फैसले की थ्योरी तब तक गंभीरता लेना चाहिए जब तक यह गलत साबित नहीं होता। चीन के वुहान शहर में दुनिया भर में फैले कोरोना अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि 16.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट की टीम ने कुल 18 लोगों शामिल है जिन्होंने वायरस के बारे में अहम जानकारियां साझा की है। इस टीम ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रविंद्र गुप्ता, फेड इंस्टीट्यूट के कैंसर रिसर्च सेंटर इवोल्यूशन ऑफ वायरस की स्टडी करने वाली जेसी ब्लूम भी शामिल है। इनका कहना है कि महामारी उत्पत्ति से लेकर अंतिम फैसले पर पहुंचने के लिए अभी जांच जारी है। स्टैनफोर्ड के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डेविड सेलमैन ने कहा कि वैज्ञानिकों ने साइंस जर्नल में कहा कि वायरस में किसी लैब और जेनेटिक स्पिलओवर दोनों अचानक बाहर निकलने की थ्योरी खारिज नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वायरस के उत्पत्ति के सिलसिले में कही गई जांच इस बात पर सही तरीके से गौर नहीं किया गया, लैब से बाहर भी आ गया सकता है। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। गहलोत सरकार ने इस काम करने के लिए पिछले 1.5 महीने में 4 तरह के प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन इनके बाद भी कोरोना केस कम नहीं हो रहे। बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी संक्रमण रफ्तार से बढ़ रहा है। 3 मई के राज्य में सब टोटल लॉकडाउन लगाया गया था। 14 मई तक यानी 5 दिन तक संक्रमण के मामले कोई कमी देखने को नहीं मिली थी। प्रदेश के 7 राज्यों और 5 संक्रमण में 30% की ऊपरी सही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार और सख्ती पर विचार कर रही है। सरकार का फोकस अब उन शहरों पर है, ज्यादा सख्ती करने पर रहेगा जहां ज्यादा केस मिल रहे हैं। इन शहरों या कस्बों सख्ती लॉकडाउन की पालना करना में संक्रमण इलाके में ज्यादा से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। पिछले 4 दिनों की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा 11,526 मरीज जयपुर में रिकवर हुए हैं, लेकिन यहाँ संक्रमित केस ज्यादा आने के चलते एक्टिव केसों की संख्या में भी कमी आने के बजाय 2000 की बढ़ोतरी हो चुकी है। वही जोधपुर का दूसरा शहर रह गया है जहाँ जयपुर के बाद रिकवरी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा हो रही है। यहाँ 6,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ एक्टिव केस करीब 5% कम हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की टीम ने भारतीय मूल एक महिला को एक जगह मिली है। इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार चुनी गई है। इनसे पहले मार्च में नीरा मैनेजमेंट एंड बजट ऑफिस के निर्देशक के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन राजनीतिक विरोध की वजह से उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। डेमोक्रेटिक सदन में उन्हें एक पर्याप्त वोट नहीं जुटा पाए थे। अब नीरा सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए जाने पर सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस फाउंडर जॉन प्रोडेस्ट का कहना है, नीरा की बौद्धिक समझ, दृढ़ता और राजनीतिक मामलों पर पकड़ होने के कारण उसका बिडेन सरकार को फायदा मिलेगा। पोटेस्टा का कहना है कि नीरा बिडेन प्रशंसा में रही है।
साथ ही साथ भारतीय मूल नीरा टंडन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की करीबी सहयोगी रही है। नीरा ने ओबामा सरकार में भी अफोर्डेबल फेयर एक्ट के पास कराने में मदद की थी। इजरायल और हमास का स्मॉल स्केल अब बड़ी जंग में तब्दील हो रहा है। शुक्रवार को इजरायल ने डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी पर अपने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस मामले में हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट तबाह हो गई है। वही आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास में 300 रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पट्टी में ही गिर गए थे। इसी कारण इसकी मौतें इजरायल के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है। हमास और इजरायल जंग में शुक्रवार देर रात तक 126 लोगों को मरे जाने की खबरें आई है। मरने वाले 31 बच्चे शामिल है। वही हमलों में 950 ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। मरने वालों में से 8 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी है जो इजरायल और एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने इजरायल और फिलिस्तीनी के मामले में एक्टिव हो गया है। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे ओआईसी ने मंजूर कर दिया था। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे जंग को रोकने की अपील की है। गुतेरेस ने कहा कि पहले बहुत से निर्दोष लोग जान गंवा चुके हैं। इस लड़ाई में दोनों देशों की कट्टरता बढ़ेगी। जंग के साथ दंगे झेल रहे इजरायल की पुलिस अब दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। रक्षा मंत्री बेनी ग्रांट ने दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग बाद इजरायल के कई शहरों में यहूदी और अरबी मूल लोगों ने बीच दंगे हुए थे। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे छोटा सा ब्रेक। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। आयुष, oh my dear, रियल बाइट्स ये बुलाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नजर करते हैं समाचारों पर। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए ममता सरकार ने 16 से 30 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। बंगाल में 15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर मेट्रो, बस सेवाएं, अन्य सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थाएं भी बंद रहेगी। ममता सरकार ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत बंगाल में 16 मई से 23 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा ही लागू रहेगी। निजी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी। कल सब्जी, राशन की दुकानें भी सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुली रहेगी। रात के 9 बजे, सुबह 5 बजे तक लोगों को निकलने पर मनाही रहेगी। सभी सरकारी और निजी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज बंद रहेगी। साथ ही राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरह के उद्योग बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं में लगे ट्रक या गुड्स व्हीकल छोड़कर बाकी सभी ट्रकों, इमरजेंसी अलावा प्राइवेट कार, टैक्सी, ऑटो नहीं चलेगी। लोको ट्रेन, मेट्रो सेवा, बस सेवा, ट्रेन सेवा भी बंद रहेगी। फल, सब्जी, राशन, दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। मिठाई की दुकानें शाम से 5 बजे तक खुली रहेगी। बैंक सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगी। शादी में 50 से और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। पटना प्रदेश में अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सब लोग हैं। गाड़ियों, आवाजाही और रोक लगा चुकी है। जरूरी सेवाओं के लिए भी गाड़ी निकलने पर अनुमति लेनी होती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही 300 करोड़ से अवैध कारोबार कर रहा है।
प्रदेश के पटना, भोजपुर और सारण जिलों में पुलिस का अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ पुलिस की कोड देकर ट्रकों और सेवा को बाहर रख रही है। तीनों जिले में नदियों, बालू और अवैध ढुलाई हो रही है। वही पुलिस की मौजूदगी में 2 वीडियो साफ दिख रहे हैं। पुलिस कोड देखकर बालू और अवैध ढुलाई कर रही है, जिन पर लॉकडाउन की जिम्मेदारी है। वही सुरक्षा देखकर बालू का अवैध खनन और बाद में ट्रक के जरिए दूसरी जगह नहीं जाना। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, यानी पूरे 24 घंटे इन तीनों जिलों में 138 घंटों तक लगातार लालू अवैध खान जारी है। पूरे 1 साल में सिर्फ 3 जिलों के करीब 300 करोड़ रुपए बालू का अवैध कारोबार चल रहा है, वो भी पुलिस की निगरानी में। गांव में 70% संक्रमण फैलने के बाद प्रशासन ने नई टीमें बनाकर डोर टू डोर सर्वे करवाया है। इसमें 2 चरण हो चुके हैं। सर्वे में खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षणों के करीब 42,000 लोगों को चिन्हित कर उन्हें मेडिकल किट दिए गए हैं। प्रशासन ने टीमों पर जिले के 45 प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया है। जिले में 649 ग्राम पंचायत है। इस पंचायतों में प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण करते हैं, होम आइसोलेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों के सत्यापन भी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु पिछले 2 दिनों में ग्रामीण इलाकों में जाकर होम आइसोलेशन वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर सत्यापन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जिले के डोर टू डोर सर्वे करवाने के लिए करीब 2200 टीमें बनाई थी। सर्वे से पहले चरण में 25,000 संदिग्ध मरीज मिले तो दूसरे चरण में 17,000 संदिग्ध मिले थे। इनको खांसी, बुखार, अलग अलग लक्षण मिल रहे थे। प्रशासन तीसरे चरण पे सर्वे शुरू किया था, जिसमें भौतिक सत्यापन जिले में अलग अलग विभागों में 45 आरएस सहित प्रशासनिक अधिकारियों लगाया गया है। यह अधिकारी प्रतिदिन 2 से 3 ग्राम पंचायतों में जाकर होम आइसोलेशन में लोगों को दूर से बात करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। जिला प्रशासन जिले भर में छोटे बड़े 21 कोविड केयर सेंटर खोले हैं। 21 कोविड केयर सेंटर खोलने के जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में कोविड केयर सेंटर खोलने से कुछ संक्रमण फैलने पर रोक लगी है। होम आइसोलेशन में रहने वाले पॉजिटिव मरीजों को घर में अलग रहने के लिए पाबंद किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर हॉरर किलिंग मामला सामने आया है। यहाँ घाटमपुरी कोतवाली क्षेत्र में बिरहानपुर गांव में शनिवार सुबह एक पिता ने अपने भाइयों के साथ मिलकर नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी को दफन कर दिया है। इसके बाद दोनों की कुल्हाड़ी काट हत्या कर दी है। आरोपी युवक को उसके माता पिता आंखों के सामने मार दिया है। वह रहम गुहार करता रहा था, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी बरामद की है। हालांकि आरोपी के 2 भाई मौके से फरार हो चुके हैं। उनकी तलाश पुलिस चल रही है। बिरहापुर करने वाले शिवा आश्रय शुक्रवार को पत्नी मिला था। साथ बांदा स्थित ससुराल में एक शादी में गए थे। देर रात को शिव आश्रय में नाबालिग बेटी ने गाँव ही रहने वाले प्रेमी शाहलू को अपने घर पर बुलाया था। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी के घर आने पर भनक पड़ोस में लग गई थी और दीपक चाचा को लग गई थी। उन्होंने दोनों घर पर दबोच लिया था। इसके बाद हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद करके रात भर लाठी डंडों मार से पीटा था। इसकी सूचना अपने भाई शिव शास्त्री दे दी गई थी। वे भी सूचना मिलते ही बांदा लौट गया था। शनिवार को सुबह भाइयों ने मिलकर दोनों कुल्हाड़ी से चौपट से काट कर दिया था। मामलों की जानकारी मिलते ही लड़के ने अपने पिता और उसकी मां लड़की के घर पहुंच गई थी। खिड़की से हाथ पैर जोड़कर चिल्लाते चिल्लाते उनके इकलौते बेटे को छोड़ दिया था। अब ऐसे गलती दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद हत्यारों को दिल नहीं पसेगा और माता पिता के सामने ही दोनों को कुल्हाड़ी से काट दिया था। कोटा जिले में कोरोना संक्रमण के बीच सियासी गर्माहट भी देखने को मिल रही है। महामारी के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर कर रहे हैं। शुक्रवार कोटा में ऐसा ही मामला सामने आया है। शहर विज्ञान नगर डिस्पेंसरी बनाए गए कोविड सेंटर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लगाए गए बैनर को भाजपा द्वारा आपत्ति लगाई थी। बीजेपी पार्षद विवेक मित्तल डिस्पेंसरी में लगे गए कांग्रेस के बैनर को फाड़ दिया था। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सरकारी बिल्डिंग्स पर किसी राजनीतिक दल का बैनर कैसे लगा जा सकता है। वही कांग्रेस ने ओछी हरकत बताया था। दरअसल प्रशासन द्वारा वैज्ञानिक नगर सीएचसी फर्स्ट फ्लोर पर 15 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया था।
शहर कांग्रेस की ओर से 5 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन, एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई थी। कलेक्टर और शुक्रवार को फीता काटकर सेंटर का शुभारंभ किया था। इसी दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, CMHO और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी मौजूद रहे थे। CHC की बिल्डिंग पर सौजन्य शहर जिला कांग्रेस कमेटी का बैनर लगा हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बीजेपी पार्षद कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे थे और बिल्डिंग पर लगे गए बैनर की आपत्ति जताई थी। पार्षद व कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिल्डिंग पर लगे कांग्रेस के बैनर को फाड़ दिया था। CHMO के बोर्डिंग्स के तंवर का कहना है कि कार्यक्रम बाद भी सभी अधिकारी वहां से निकल गए थे। बाद में सूचना मिली किसी के बैनर लगाया है, जिस पर प्रभारी अधिकारी ने पाबंद किया था। सरकारी परिसर ने बैनर पोस्टर नहीं होना चाहिए ऐसी बात कही थी। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। वाह, क्या बात है। वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। नजर करते हैं आगे के समाचारों पर। गुजरात के मोरबी, जबलपुर सहित कई राज्यों में फैले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लोगों की जान जा रही है। सिटी अस्पताल में भर्ती कई मरीजों की जान गई है। अब उनके अपनों का दावा है कि उनकी मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के चलते हुई है। ऐसे लोग आरोपी पर FIR दर्ज कराने पहुंच गए थे। SIT भी परिवारों का बयान दर्ज करने में जुटी है। सिटी अस्पताल में अपने अपनों को खो चुके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लगाते हुए CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अब ताजा घटनाक्रम माधोताल क्षेत्र में रहने वाली नीतू शिवहरे नाम की महिला सामने आई है। ASP रोहित काशवानी ने दो गई शिकायत के बताया था कि अप्रैल को उसके पति मनोहर शिवहरे को सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके बुखार था। मनोज शिवहरे के भर्ती होते ही इलाज के नाम पर रुपये की वसूली शुरू हो गई थी। पहले 2.5 लाख रुपये का जमा करवाया था। इस दौरान 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए थे। 9 अप्रैल को उनकी तबीयत लग रही थी और साथ ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिटी अस्पताल में लालच का शिकार मांडला निवासी किराना व्यापारी जगदीश भी बन चुका है। उसके परिवार वालों गोमती थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 19 दिनों तक जगदीश को अस्पताल में भर्ती रखाया गया था। अस्पताल में दौरान 6 से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए थे। इसका बिल 6,23,000 रुपये वसूल किया गया था। इसके बावजूद जगदीश और अस्पताल में प्रबंध नहीं बचा पाया था। जगदीश के पिता टेकचंद वीरानी ने अस्पताल में लूट के बारे में बताया और तो उनकी आंखें खुल गई थी। उनका दावा है कि 22 अप्रैल में सिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के 5 मौत हो चुकी है, लेकिन उसे दबा दिया गया है। बेटे जगदीश ने उन्होंने 21 अप्रैल को भर्ती कराया था। अस्पताल में सिर्फ आश्वासन और बिल जमा करने के लिए बात ही कही गई थी। 9 मौन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया है। कांग्रेस में वट वृक्ष का रुतबा रखने वाले पूर्व विदेश राज्य मंत्री बाबा बोहड़ रघुनंदन लाल भाटिया का शनिवार सुबह कोरोना से निधन हो गया है। वह 16 साल के थे और पिछले काफी समय से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। 3 जुलाई 1921 में जन्मे भाटिया पंजाब के अमृतसर नगर में 6 बार सांसद रह चुके हैं। वे केरल और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 23 जून 2004 से 10 जुलाई 2008 तक वह केरल और 10 जुलाई 2008 से लेकर 28 जून 2009 तक बिहार के राज्यपाल रहे। भाटिया 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं। भाटिया सियासत में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते थे। भाटिया ने अपने भाई दुर्गादास भाटिया के निधन के बाद सियासत में कदम रखा था। कांग्रेस ने रघुनंदन लाल भाटिया के उपचुनाव मैदान में उतारा था। भाटिया ने यज्ञदत्ता शर्मा को हराया था। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में तात्कालिक जनता पार्टी उम्मीदवार के डॉक्टर बलदेव प्रकाश ने रघुनंदन लाल भाटिया को मात दी थी।
1980 में लोकसभा चुनाव में रघुनंदन लाल भाटिया भाजपा के डॉक्टर बलदेव प्रकाश को शिकस्त दी थी। 1964 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में दिल्ली दंगों के बावजूद रघुनंदन लाल भाटिया चुनाव जीत गए थे। 1999 में चुनाव के दौरान प्रदेश के आतंक की काली परछाई बहुत गहरी थी। तब चीफ हासला दीवान तात्कालिक प्रधान किरपाल सिंह बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में से उतरे थे। RL भाटिया को हराया था। 1999 और 1996 में चुनाव में भाटिया को जीत मिली थी। अमृतसर में 1992 ज्ञानी गरमुखसी मुसाफिर पहले झट सिख उम्मीदवार थे। गांव में चल रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शनिवार को मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर, कलेक्टर मनीष सिंह साथ महू के गांवों में पहुंचे थे। यहाँ ग्रामीणों कोरोना के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ठाकुर ने कहा था कि यदि पहले दिन से ही इलाज मिल गया होता तो आप जल्द ही स्वस्थ हो सकते थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के लेकर भ्रमण फैलाया जा रहा है। यदि आप राधा स्वामी कोविड सेंटर में आते तो 5 दिन में ही ठीक होकर अपने घर वापस जा सकते थे। कोविड केयर सेंटर में आपको स्वस्थ करने का केंद्र है, कोई साझा यत्न केंद्र नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि ज्यादातर समय मास्क नहीं लगाने वाली मंत्री ठाकुर ने अपने चेहरे पर ढक रहा था। वे ग्रामीण को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सीख देते नजर आए थे। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण फैल रहा है उस चेन तोड़ने के लिए प्रशासनीय मेडिकल अधिकारियों की टीम 7 गांव पहुंचे थे। लोगों को यही कहा गया था कि कोरोना से घबराने की जगह पहले दिन से ही इलाज करवाए। जिनका घर छोटा है वह ग्रामीण पहले में आइसोलेशन सेंटर पर जा सकते हैं। राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर पर पहुंचे थे। कोविड केयर सेंटर स्वास्थ्य करने के लिए बनाया गया है। वह कोई सजा यातना का केंद्र नहीं है। वह समय नाश्ता, खाना, डॉक्टर निगरानी, योगा सब कुछ होता है। पहले दिन से ही यहाँ आए तो 5 दिन में स्वस्थ होकर घर पहुंच जाते। जनता इस चेन को तोड़ने के लिए सहायक बने। किसी से दर्दी, खांसी, अन्य लक्षण नजर आए तो टीम को बताए या फिर दवाई ले, ऐसे आदेश किए थे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में हुए गैंग वॉर में मारे गए पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर मुकीम उर्फ काला अंशु दीक्षित को 9 mm पिस्तल और 13 गोलियां मारी गई थी। उसमें उसका शरीर छलनी हो गया था। उसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। अंशु के मुख्तार के करीबी मेराज 3 गोली मारने पर मुकीम पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। आशंका है कि अंशु के पास सिर्फ पिस्टल पहुंचाई गई थी, बल्कि इसके साथ डबल मैगजीन मुहैया कराई गई थी। पुलिस ने शुक्रवार रात की मेराज शव पोस्टमार्टम कराया था। उसके सिर में एक, सीने में 2 गोलियां निशान मिली थी। लेकिन शनिवार को मुकीम और अंशु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। वह जेल में करीब 1.5 घंटे तक खूनी खेल और तस्वीर पेश करने वाली है। मुकीम का बदन गोलियों से छलनी हो चुका था। उसके शरीर पर 13 फायर आर्म इंजरी और करीब 5 बुलेट घसे हुए थे। अंशु के शरीर में करीब 20 फायर आर्म इंजरी मिली थी। वह पुलिस की गोलियों से मारा गया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सभी बुलेट 9 mm पिस्टल से दागे गए थे। इससे साफ हो रहा है कि जेल में वारदात को अंजाम देने में अंशु के आसपास घातक 9 mm की पिस्टल के साथ 2 एक्स्ट्रा मैगजीन भी पहुंचाई गई थी। मेराज को मौत के घाट उतारने के बाद अंशु मुकीम पास पहुंचा था। पहली गोली लगाते मुकीम जान बचाने के लिए बैरक बाहर भागा था। अंशु भी उसके पीछे आहत लगाने गया था। मुकीम चिल्लाकर आसपास नजरें करता रहा। जेल सुरक्षा कर्मियों से जेल बचाने के लिए गुहार लगाता रहा। अंशु मुकीम ने अहाते दौड़ाकर उस पर गोलियां बरसाता रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मुद्दे में बाद 16 मई से बीड़ मराठा आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। स्थानिक विधायक और शिव संग्राम पार्टी के प्रमुख विनायक मटे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फिलहाल उन्हीं ओर से कोई प्रोटेस्ट को 4 जून तक के स्थगित कर दिया गया है। विधायक मेटे ने कहा कि अब 5 जून को फिर से मराठा समुदाय लोग जुड़े और भीड़ में जमा होंगे और प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को स्थगित करने की जानकारी देते हुए मेटे ने कहा कि पत्र लिखकर और हाथ जोड़कर आरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के महाविकास अघाड़ी सरकार के मन में पाप है। उन्होंने मराठा समुदाय का आरक्षण नहीं देना चाहते। मराठा आरक्षण रद्द करने के लिए अशोक चौहान के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उतने ही जिम्मेदार है। आरक्षण के कानूनी प्रयासों पर आवश्यकता है। मेटे ने यह भी कहा कि 18 मई को राज्य पर तहसीलदारों के बयान देंगे।
5 जून को। अगर लॉकडाउन भी रहा तो उसके बाद भी प्रोटेस्ट करेंगे। अगर केंद्र सब कुछ करना चाहे तो आप क्या करेंगे? मेटे का यह सवाल है कि सब लोग मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं। यह एक लंबे समय का आना हुआ था। याचिका आज सरकार द्वारा दायर की जानी थी, लेकिन उन्होंने केवल इसकी आलोचना की है। मेटे ने कहा कि हम सब संबंध में जल्द ही राज्यपाल से मिलेंगे और हम राज्यपाल को एक बयान भी साथ मिलेंगे। आप गठबंधन सरकार से जवाब मांगे और उन्हें एक समझ दे। हम देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। खबरों में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।